चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है घोड़ा। आज हम बैठे हुए हैं मिर्ज़ापुर 3 के कविराज के साथ। NSD के 2019 बैच से हूँ, लेकिन ललन टॉप के 2017 बैच से। यस, आपका जो किरदार है मिर्ज़ापुर 3 में, जिस तरीके से वो छाया है सोशल मीडिया पर, उसकी बहुत बातें हो रही हैं। जो लोग भी आलोचना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी तादाद कितनी है, लेकिन मुझे बहुत 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 सारे लोगों को बेहद पसंद आई ये सीरीज। वो फिट नॉट फिट वाले दौर से गुजरे। बिल्कुल गुजरे। मुझे लगा मुझे मिल गया ऑडिशन, और उन्होंने उतने ही ब्रूटली बोल दिया तुम्हारा नहीं हुआ। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। हैंडल इट विद केयर। एंड ऑल्सो मतलब इसका जो रेफरेंस है कि कवि कविता जो है वो पेंसिल से लिख भी सकता है, और आपने जो मारा है उस किरदार को रऊफ लाला के, मुझे लगा अरे ये तो कियानू रीव्स फ्रॉम जॉन विक। पता है वो सब फेक ब्लड है, लेकिन फिर भी मैं घबरा गया। नसीर सर के साथ आपने काम किया। ज़हीफ होते जा रहे हैं, उतने वो सिनेमैटिक होते जा रहे हैं। फेवरेट सीन कौन सा है आपका? जेल वाला लास्ट सीक्वेंस। उन्होंने बहुत सारा मेकअप किया था, लेकिन फिर सिनेमाटोग्राफर ने चूज़ किया कि सिर्फ आंख दिखानी है। मिर्ज़ापुर के अगले सीजन में क्या आपका जो कैरेक्टर है उसको और ज़्यादा बढ़ा बनाया जाएगा? क्या है इसका फ्यूचर? ये नमस्कार, मैं हूँ गरिमा, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। आज का एपिसोड खास होने वाला है। क्योंकि आज हम बैठे हुए हैं मिर्ज़ापुर 3 के कविराज के साथ। एक ऐसे कविवर जो न सिर्फ सीरीज में छाए हुए हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनकी कविताएं, उनके मीम्स, एक अलग मीम क्रांति चल रही है सोशल मीडिया पर। बात करेंगे उनसे, जानेंगे कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। सबसे पहले स्वागत करते हैं कविवर का। पल्लव जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गरिमा। गुड मॉर्निंग। एंड गुड मॉर्निंग। आई विश आई वाज लुकिंग एज ब्यूटीफुल एज यू दिस मॉर्निंग। ओह माय गुडनेस। Thank you to everybody at Lallin Top. Saurabh bhai has been like a big brother and since 2017 so. तो मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं NSD के 2019 बैच से हूँ, लेकिन ललन टॉप के 2017 बैच से हूँ। यस, मेरे सीनियर हैं। आपका सीनियर, तो मेरे से अच्छे सवाल पूछेगा। यस। तो पहले तो आप यही बता दीजिए, 2017 से आपका ललन टॉप से ये जो नाता है, क्या था वो पहला नाता? No, I think I've been just in generous eyes of सौरभ भाई। उनकी मेरे पे प्यारी नज़र थी, हम सब पे। वो NSD आते थे और वो अब्रेस्ट रहना चाहते हैं ना हर चीज़ से, तो उनका बहुत रुझान था ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, हर चीज़ में, प्लस इसमें भी। तो ऐसा हमारा सौभाग्य हुआ कि हमारे राह मिले। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग, मेरे एक सीनियर हैं देवेंद्र, वो उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, छोटे भाई जैसे हैं, तो उनके बैंड को जिसमें हम भी गाते थे, लिखते थे, बजाते थे, तो उन्होंने 2017 में एक ललन टॉप अड्डा किया था लखनऊ में। तो उसमें इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी परफॉर्मड इन ललन टॉप अड्डा, एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। लाइक वी फीलिंग वेरी स्मॉल, लाइक पॉन्स ऑन द स्टेज। इट वाज अ बिग शो। तब से लेकर फिर कैजुअली, इनफॉर्मली भी उनसे बात होती रही। वो NSD आते रहे, मिलते रहे, कभी उनके पास समय हुआ तो हमारे नाटक देखते रहे। सो इट्स जस्ट बीन अ गुड लविंग जर्नी विद हिम। आपका जो किरदार है मिर्ज़ापुर 3 में, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समय उस किरदार को मिला है, लेकिन जिस तरीके से वो छाया है सोशल मीडिया पर, उसकी बहुत बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मिर्ज़ापुर 3 जो है वो 15 मिनट की सीरीज़ है, उसको 10 एपिसोड की सीरीज़ बना दिया। उस सब क्रिटिसिज्म के बीच आपका जो किरदार है वो इस सीरीज़ का एक हासिल बन के निकला है। कब पता चला कि वायरल हो गया है वो सीन, वो कविताएं, मीम्स बनने लगे हैं? कैसे पता चला? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग भी आलोचना कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उनकी तादाद कितनी है, लेकिन मुझे आई हैव बीन मेड टू बिलीव दैट बहुत सारे लोगों को बेहद पसंद आई ये सीरीज। सो आई जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ टीम मिर्ज़ापुर, एक्सेल एंटरटेनमेंट एंड प्राइम वीडियो इंडिया, आई वुड लाइक टू थैंक एवरीबडी who has loved the series, and some people have been made to believe there are some people who have had some feedback about the show. तो हम उसको बहुत ही पॉजिटिवली ले रहे हैं, and we'll make sure we'll inculcate that in the writing henceforth. Having said that, मुझे कब पता चला? मुझे तो अभी आपने बोला तो मुझे पता चल रहा है honestly। मतलब कि you know, coming from this background जिसमें you don't have a foot in the door, आपके पास है ही नहीं, तो हर चीज़ कम ही लगती है, और डाइकोटमसली थोड़ी सी चीज़ भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो थोड़ा भी प्यार मिला, मुझे लगा अरे इतना बहुत है। और एक हिस्सा दिल का ये कह रहा है कि यार कितना भी प्यार मिले, हम, मेरे दिल का तो नीचे कोई धरातल है नहीं, जितना भी प्यार मिले सब आने दो, मेरी बाहें खुली हैं। कब पता चला? आई थिंक जब मेरे जो सबसे करीबी दोस्त हैं, जिनको
मेरे होने नहीं होने से फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो मुझे बहुत कैजुअली लेते हैं। कौन? मेरे जो अच्छा, आपके जो NSD के दोस्त हैं या फिर जो मेरे वैसे रिश्तेदार हैं, उनके लिए मैं हूँ ना, वो तो मुझे जैसे थप्पड़ मार के गले मिल के बात करते हैं टाइप्स, है ना, मतलब कि पैट करके। उन लोगों ने जब मुझे बोला अरे साले तू, है ना, तो मतलब इनके तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है साहिब, उसने मुझे बोला, फ़ोन किया, बोला मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, हर दूसरी रील तेरे ऊपर है, एंड दिस इज़ वेरी insanely humbling post somebody had posted कि only 2 things are viral on the internet, it's this man's शायरी and Vicky Kaushal's dance moves. Yes. Like, I'm just अब मुझे डांस मूव्स भी सीखने पड़ेंगे कि और कोई वायरल ना हो, सिर्फ मैं ही। I'm just in a very loving company and humbling company in that post of with Vicky Kaushal sir. तो ऐसे कुछ पोस्ट्स और ऐसे कुछ दोस्त, ऐसे कुछ वाक़ये हुए जब मुझे लगा हाँ एक बाढ़ आ रही है। तो जब ये मैसेजेस की बाढ़ आ रही थी तो उनमें से कोई आपके को एक्टर का या आपके किसी गुरु का या जिनको आप एडमायर करते हैं, उनमें से किसी का कोई ऐसा मैसेज आया जो आपको लगा हो कि ये मेरे किरदार का सफल होना दर्शाता है? डेफिनेटली फर्स्ट क्वार्टर जो सेट पे मेरे साथ थे मेरे गुरु, और उन्होंने मुझे पढ़ाया है, वो एक बड़े भाई जैसे हैं, राजेश तेलंग। अच्छा। उनका मैसेज आया, वो सेट पे भी मेरी उतनी सराहना कर रहे थे, टेक केयर कर रहे थे। तो उन्होंने गले मिलके मुझे जब बोला तो मुझे लगा कि जब मतलब मेरे इतने बड़े हैं, उनकी एनर्जी बड़ी यंग जैसी है। तो उन्होंने जब बोला और भी लोग ऐसे, मैं क्या और कुछ एक लोगों का नाम ले लूँगा तो कुछ छूट जाएंगे तो बुरा मान जाएंगे, मैं राजेश तेलंग सर का इसलिए ले सकता हूँ बिकॉज ही वाज आल्सो द को एक्टर ऑन द सेट। जब इन लोगों ने बोला देयर इज अनदर एक्टर, सीनियर एक्टर एंड लविंग पर्सन, मनु ऋषि चड्डा, आई मैसेज हिम, आई लव्ड हिज पार्ट, ही प्लेड अ ब्यूटीफुल पार्ट। सो इज़ लाइक अरे यार अपनी छोड़, तू तो छाया हुआ है हर जगह। उन्होंने बहुत मोहब्बत भेजी। तो ऐसे जो मेरे कुछ को एक्टर्स, सीनियर एक्टर्स, जब लोगों ने बोला तो मुझे लगा हाँ यार कि ये जीवन जीने के काबिल है। तो कोटा से मिर्ज़ापुर के ये कविराज तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे पूरा हुआ? मतलब हम आपकी वो जर्नी जानना चाहते हैं कि कैसे इंजीनियरिंग से फिर एक्टिंग की तरफ रुझान हुआ, या एक्टिंग की तरफ हमेशा से रुझान था कि और इंजीनियरिंग सिर्फ करने के लिए कर रहे थे और अंदर वो था एक कीड़ा कि नहीं मुझे तो एक्टर ही बनना है। कैसी रही आपकी जर्नी, कैसी थी शुरुआत से? अच्छा, मतलब जब मैं ऐसे मम्मी मुझे डायपर पहनाती थी नहीं, मतलब मुझे नहीं, बचपन में मम्मी फ्रॉक बना देती है ना पर्दे का या दीदी के कपड़े का, तो फ्रॉक बना के मम्मी के वो चीज़ ब्लश लगा के जो मम्मी का मेकअप रहता था। अब डांस वांस तो करते ही थे, तो आई थिंक वो सीड्स तो कहीं पहले पड़े होंगे, अब उसके बारे में तो सोचते भी नहीं। ये सब मैंने सब किया। मेरी फोटोग्राफ्स हैं ब्लश लगा के, जो VCR प्लेयर पे कोई, हमारे घर में तो VCR होता भी नहीं था, एक और किसी के यहाँ होता था, उनके यहाँ जाके वो फ्रॉक पहन के डांस करना। तो आई मीन अगर आप देखो कॉग्निटिवली तो वो बचपन में मैं एंटरटेनमेंट कर रहा था खुद का और लोगों का, और एंटरटेन हो रहा था। बट हैविंग सेड दैट, जंपिंग ईयर्स, डेफिनेटली फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड, आप सोचते हो ये तो बहुत फार फेच्ड है, ये पतंग थोड़ी मेरे हाथ में आएगी। और मैं कोटा में मेरा लालन पालन हुआ, पूरी शिक्षा दीक्षा सब मेरी कोटा में ही हुई। तो वहाँ पे एक लहर है इंजीनियरिंग की, तो और मैं बहुत ही ज़्यादा सरगना बदमाश था वहाँ का, ना मतलब मैं बहुत ज़्यादा नटखट था। तो वहाँ पे क्या है कि आपका कुछ अगर एम नहीं है तो आप बह जाते हो उस बाढ़ में जो वहाँ पे इंजीनियरिंग की बह रही है। तो मैं बह गया और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँच गया। तो उस बाढ़ ने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुँचा दिया। हालांकि मैं थिएटर कर रहा था स्कूल से। अच्छा, आप स्कूल में थिएटर करते थे साथ में? थिएटर नहीं कहूँगा उसको मैं, गरिमा, बिकॉज वो ऐसा है कि मेरी जो कोर्स में शेक्सपियर के प्लेज होते थे तो उसकी ड्रामेटाइज रीडिंग, तो हम और भी कुछ लोग इकट्ठा होके लाइब्रेरी आर्ट्स में उस रीडिंग को थोड़ा और परफॉर्मेटिवली कर लिया जितना भी हमने देखा था। मेरे फेवरेट एक्टर कादिर खान हुआ करते थे। अरे आई यूज्ड टू लव मिस्टर कादिर खान, एंड उनके अंदाज में वगैरह वगैरह हम शेक्सपियर की लाइनें बोला करते थे। सो उसे थिएटर कादिर खान के अंदाज में अब जितना भी मुझे अभी बोलने के लिए नहीं, प्लीज ये मौका कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं? सूट लेके डकारता नहीं, ऑफिस जकार्ता में, ऐसे टाइप का है। ही सेज दिस टू मिस्टर गोविंदा, बोथ ऑफ देम इनक्रेडिबल एक्टर्स। सो ऐसा कुछ करते थे हम स्कूल में। उसके बाद कॉलेज गए तो कॉलेज में वो जारी रहा। हालांकि कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज मैंने किया था मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्नाटका, विच इज़ नियर उडुपी। सो देयर आई हैड continued theatre
तो वहाँ पे हालांकि वो ऐसी उम्र रहती है कि जब आपको आपकी महिला सहपाठियाँ पसंद आ रही होती हैं एंड यू आर ऑन द हाई, तो यू स्टार्ट टू इम्प्रेस देम एंड देन इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट आपको लगता है कि और इसमें तो और इसकी तहें हैं सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए नहीं, आप अपने बारे में बहुत कुछ जान रहे हो। तो फिर वो आउटवर्ड गेज से इट बिकेम एन इनवर्ड गेज एंड देन यू काइंड ऑफ आपको मज़ा आने लग गया उसकी तहें टटोलने में। तो वो एक लव स्टोरी बन गई, नॉट विद अ गर्ल ऑल्सो बट जस्ट ऑल्सो विद द थिएटर एंड दैट स्टार्टेड दैट टुक अस। मुझे 4 साल की एक बहुत ही उत्थान और पतन वाली जर्नी में रही थिएटर के साथ एंड इंजीनियरिंग के साथ, बट लेकिन मैं अंत में जितने भी अपनी हम्बल शब्दों में कह सकता हूँ कि विजय ही रहा। थिएटर में भी बहुत अच्छा काम किया हमने, कुछ 30-32 प्ले किए और मैंने इंजीनियरिंग भी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की। उसके बाद आई वॉज वर्किंग फॉर सम वाइल इन कॉर्पोरेट इन अमेज़ॉन, है ना। तो प्राइम वीडियो, मिर्ज़ापुर से अमेज़ॉन, you're looking at this, right? Yeah. My journey with you is long. I was in Amazon and now I'm on Prime Video. So वो छोड़ के फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने एक्टिंग की तरफ रुख किया, एक्टिंग ने मेरी तरफ रुख किया। मैं इसको बहुत ही पॉम्पसली नहीं कह रहा, मेरा कोई ऐसा नहीं था, एक कुछ लाइफ में कुछ घटा था जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बिकॉज हम पढ़ रहे थे उसके बारे में, क्योंकि थिएटर कर रहे थे तो ये सब चीज़ों के बारे में जान रहे थे इंटरनेट में पढ़ के कि एक NSD नाम की भी जगह है और कुछ बाहर के भी स्कूल्स देख रहे थे जो भी हमारी अफोर्डेबिलिटी में थे। तो मैंने बोला कि चलो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एग्ज़ाम दिया जाए और दिया। एंड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाज काइंड इनफ, जेनरस इनफ टू एक्सेप्ट मी पहली बार में। तो मैंने ये कहा कि मैंने तो सिर्फ एग्ज़ाम दिया, एक्टिंग ने मेरी तरफ रुझान दिखाया और बोला कि आओ तुम्हें भी परखते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी ह्यूमिलिटी है कि नहीं, इतनी विगर है कि नहीं और इतनी साहस है कि नहीं कि इस जर्नी में तुम एक्टिंग को उतना दे पाओगे और लोगों का प्यार समा पाओगे। और बस उसी टेस्ट पे मैं आज तक चल रहा हूँ। एंड देन आई वेंट टू बॉम्बे एंड आई एम बीन। अच्छा, फिर आप NSD से अपना कोर्स पूरा करके फिर आप मुंबई गए, फिर वहाँ पर कैसा स्ट्रगल आपका शुरू हुआ? बिल्कुल स्ट्रगल नहीं है, एक्टिंग स्ट्रगल थोड़ी है, सब आपकी जर्नी मान लेते हैं। बिल्कुल, एक्टिंग तो मैं तो मोहब्बत है, मोहब्बत के फेजेस होते हैं। कुछ चीज़ें, कुछ फेजेस बड़े ब्लैंड होते हैं कि लेकिन वो क्या होता है कि जैसे आप किसी से प्यार भी कर रहे होते हो तो लड़ाई भी होती है तो हाथ तो पकड़े ही रहते हैं ना आपने, सिर्फ चेहरे अलग अलग दिशा में होते हैं। तो एक्टिंग के साथ भी ऐसा होता है, आपको काम नहीं मिल रहा होता लेकिन आप उसका दामन थोड़ी छोड़ देते हो। वो फिट नॉट फिट वाले दौर से बिल्कुल गुजरे। मुझे तो बहुत मज़ा आता था। आई यूज्ड टू सी इट। मुझे कई बार इट्स हाउ यू सी इट। जो आपके साथ हो रहा है उस पर आपका बस थोड़ी है, लेकिन आप उसको कैसे ट्रीट करो उस पर आपका पूरा बस है। तो मुझे तो लगता था, मुझे तो बड़ा कॉमिक लगता था, लाइक दिस वन पर्सन गेटिंग आउट ऑफ दिस ऑफिस एंड वो कह रहा है कि फ़िट नॉट फिट। मैं उसको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, लेकिन उसने एक हवा में फ़िट नॉट फिट बोल दिया। कई बार ऐसा होता था कि वो कई बार होता था कि ऑफिस वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे होते थे और हम नीचे होते थे, तो वो फिट बोल रहा था, एवरीबडी इज़ लुकिंग बैक, एवरीबडी इज़ लुकिंग। कोई ये नहीं यकीन करना चाह रहा कि उसको नॉट फिट बोला गया। तो सब चीज़ बहुत मैं तो हास्यास्पद तरीके से लेता था और बहुत मज़ेदार रहा। पहला ऑडिशन कैसा रहा आपका, कहाँ दिया, कैसा रहा? पहला ऑडिशन तो मेरा एक ऐड का था। मैं बॉम्बे गया और दूसरे तीसरे दिन ही मेरे एक सीनियर है गंधर्व, मैं उनके घर रुका था। ही वॉज वेरी जेनरस एंड काइंड टू ओपन हिज गेट्स फॉर मी। तो मैं उनके हॉल में सोता था। बहुत मज़ा आता था। मतलब देखो, मुफलिसी थी लेकिन मुफलिसी में बादशाहत है ना, कि आप जब इससे नीचे कहाँ जाओगे तो राजा महसूस करते हो ना आप। तो मैं हमेशा कहता हूँ मुफलिसी में बादशाहत है। तो उन्होंने बोला कि यार एक ऑडिशन दिया ये वाला। तो मैंने कहा ठीक है चलो। मैं गया वहाँ पे, ऑडिशन रूम में पहुँचा और एक लंबा सा डायलॉग था। अब वहाँ पे ऐसा कहते हैं कि लाइंस जो बोल पाते हैं वो अच्छे एक्टर होते हैं। ये कई बार एड वाले डोमेन में लोगों की ये बिलीफ रहता है, ऐसी मान्यता रहती है। तो मैं गया, उन्होंने ऐसे कुछ आधा पेज का था, मैंने बोल दिया बिकॉज हम तो धुरंधर है ना। तो उन्होंने बोला अरे तो अभी कमाल कर दिया पहली बार में। मैंने हाँ, कहाँ से है? मैं दिल्ली से। कहाँ से पढ़ा है? NSD। अरे NSD। तो वो मेरा पहला ऑडिशन था। मुझे लगा मुझे मिल गया ऑडिशन। और उन्होंने उतने ही ब्रूटली बोल दिया तुम्हारा नहीं हुआ। पहले प्रेज़ किया, बाद में बोल दिया। बाज़ारवाद है, सिर्फ कला से फ़र्क नहीं पड़ता। जो माल बिक रहा है वो माल बिक रहा है। तो ये मेरा पहला ऑडिशन का एक्सपीरियंस था। उसके बाद फिर
सैकड़ों ऑडिशंस, मतलब maths doesn't have a number to put to the auditions actors give in Bombay. आपने बोला बाजारवाद है, कला से फ़र्क नहीं पड़ता या कम पड़ता है। यहाँ पर पीआर का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ किए बहुत बार लोग ये बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि भले ही आपको एक्टिंग आती हो या ना आती हो, आप एक्टर बनने से पहले स्टार बन जाते हैं, क्योंकि वो पीआर आपको सोशल मीडिया पर इस तरह से पोर्ट्रे करके और फिर वो पैप्स को बुलाना, एयरपोर्ट पर स्पॉटिंग और फिर वो बिहेव करना कि ओ माय गॉड आप लोग यहाँ पर हैं, ये सारा जो फिनोमेना है, ये इसे कैसे देखते हैं आप? क्या मैं तो देखता ही हूँ, मैं उस बवंडर में हूँ नहीं। मैं तो देखता ही हूँ, बस मैं उस बवंडर में हूँ नहीं। अभी तक उस वर्लपूल ने मुझे अपनी तरफ खींचा नहीं है। देखते हैं कब क्या होता है, ऊँट किस करवट बैठता है। मैं देखता हूँ लोग खिंचवाते हैं यार। आई सी दिस लाइफ एज अ शो, तो मुझे सच में शो की तरह लग रहा होता है। इट्स अ स्मॉल स्टेज ना, व्हेन फॉर एग्जांपल इफ आई स्टैंड ओवर देयर एंड एवरीबडी इन द रूम जस्ट लुक एट मी, सो आई विल बी इन अ स्टेज, वी जस्ट नीड एन एम्प्टी स्पेस। तो मुझे लगता है कि एकदम से वो सारी आंखें और कैमरा और फ्लैश लाइट्स उनकी तरफ होते हैं, तो इट्स अ मिनी शो गोइंग ऑन। सो समबडी हैज पेड टू हैव देयर प्राइवेट शो, राइट? सो आई जस्ट सी इट लाइक दैट। सो आई कैन नॉट अफोर्ड to have that private show right now. Maybe later I can, and I'm an actor and I can create my own stage and perform in it, or I can be given a stage and perform in it. I can perform in the confines of my room for my friends. तो मुझे लगता है कि सब वो छोटा सा स्टेज क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। PR, it's like I think it's like buying a small stage for you, a small space for you, wherein you can perform. So they're all actors, performers, and they choose to perform by paying to get a stage. I think I see it in very healthy light. When people pay to get heinous crimes done, है ना, लोग बहुत ही मारने वाने के पेंसिल घोंपने के लिए पैसे देते हैं, तो यहाँ पे तो लोग सिर्फ लोग परफॉर्म करने के लिए पैसा दे रहे हैं, तो मैं उसको बहुत हेल्दी लाइट में देखता हूँ। अच्छा, आपने पेंसिल का जिक्र किया, और आपका जो सीन है मिर्ज़ापुर 3 में, आपके जो कवि सम्मेलन का सीन है, एक कवि है जो कविताएं पढ़ना चाहता है, अच्छी कविता पढ़ने से शुरुआत करता है, सामने से बंदा बोलता है अरे कुछ अच्छा सुनाना, फिर वो कुछ इस तरह की कविता पढ़ देता है कि अच्छा, I've been made to believe, कल हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया, सहायक क्रिया। हाँ। तो उसमें सहायक क्रियाएं रहती हैं। हाँ। सहायक क्रियाएं रहती हैं, करेक्ट। जेल तक पहुंच जाता है बंदा। जो आपकी कविताएं रही हैं, अब हम आपसे कहेंगे कि उन कविताओं में से वो सहायक क्रियाएं हटा करके आपको उसमें अभी ऑन द स्पॉट कुछ अलग सहायक क्रियाएं जो है जोड़नी है, जिसे हम बिना बीप करे लगा सकें। अगर मैं मेरे चेहरे के सामने, मेरे आंखों के सामने उस वक्त ना बड़े ऐसे दढ़ियल और इस तरह के मर्द थे, आप जैसे खूबसूरत महिला नहीं थी, तो मैं आपको देख के तो बिल्कुल नहीं कह पाऊंगा ये, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। बिकॉज क्या वो एलिमेंट में जाने के लिए आई नीड अ पेंसिल, है ना, पेंसिल। वी हैव अ पेंसिल, वी हैव अ पेंसिल। तो मैं कौन सी कविता बोलूँ? चांदनी रात। हाँ, चांदनी रात। ओके। चांदनी रात थी। I can't do this यार। Please go ahead। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क। अच्छा। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है वो भगोड़ा। That's the best I can rhyme it with यार। या हम ये भी कर सकते हैं, बिन सिर पैर की शायरी सुन रहा है, शायरी सुन। एक तो सौ और सौ वाला बड़ा दिक्कत हो जाता है। बिन सिर पैर की शायरी सुन, हंस रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। ओके। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क। चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, बिन सिर पैर की शायरी सुन, हंस रहे हैं हम थोड़ा थोड़ा। वेरी नाइस। एक और आप बता दीजिए मुझे क्या कहना है। मैं नहीं बताऊंगी आपको क्या कहना है, ये तो मैं अपना बता रही थी कि मैं किस तरह से। आप भी लिखती हैं? नहीं, मैं लिखती नहीं हूँ बस। वो हर घड़ी हर मंच से, नेता जी लीजिए, आपको भी खुशकी देते हैं। वो हर घड़ी हर मंच से बस एक ही बात दोहराते हैं, मैं खुद गरीब का बच्चा हूँ, क्यों ऐसा रोना मचाते हैं। हाँ, फिर भी अगर वोट ना मिला तो दे देते हैं ऐसा सिला, हमको दंगे में झोंक कर खुद अपना आटा गुंदवाते हैं। वाह।
आथू है ऐसे नेता पर जो झूठ की रोटी खाते हैं। ट्राई डीप घमंड सा सर पे ले, ये नेताजी कहलाते हैं। That's the best I can do. But very well. Oh, thank you. Well. Thank you so much. I like this. Yes. तो ये जो आप किरदार निभा रहे हैं, it's a very dangerous thing. Handle yes, it with yes. care. Yeah. And also मतलब इसका जो रेफरेंस है कि कवि कविता जो है वो पेंसिल से लिख भी सकता है, और आपने जो मारा है उस किरदार को रऊफ लाला के, वो भी आपने पेंसिल से ही मारा है। तो क्या ब्रीफ क्या था इस कैरेक्टर का जब आपके पास जब आपका फाइनल हो गया था ऑडिशन या आपके पास कॉल आया? पहले तो ये बताइए कि किरदार आपको मिला कैसे, कि आपने ऑडिशन दिया या कॉल आया, फिर आपको ब्रीफ क्या मिला था? नहीं, कॉल आया तो ऑडिशन दिया, दोनों हुआ। अच्छा, किसका कॉल आया? कास्टिंग ऑफिस से। उनके पास उधर से कॉल आया, मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया। I was very lucky that I got through because इतने talented actors and everybody, and the casting bay, Gulshan and everybody was very kind enough to have me in the room and test me for this part, because उनके पास इतना काम रहता है, मैं वर्कलेस था, उनके पास इतना काम था, उसके बीच में उन्होंने अपने दिमाग के स्पेस में समय निकाला मुझे याद करने का और मुझे याद रखने का, कॉल करने का, फिर रूम में स्पेस को डेमोक्रेटिक बनाने का। बिकॉज कई बार कहते हैं स्पेस अगर बहुत अपने आप को बड़ा दिखाया और मुझे बहुत छोटा महसूस करा तो मैं ईज़ में नहीं रहूँगा, अपने एलिमेंट में नहीं रहूँगा, तो उन्होंने बहुत डेमोक्रेटिक बनाया। एंड आई गेव द ऑडिशन, गॉट सेलेक्टेड, दे कॉल्ड मी, and then I have those speed dial numbers in which Sahib is there, my friend, and some other friends, पापा मम्मी भाई, उन सबको कॉल किया। बिकॉज क्या इतना एक्साइटमेंट रहता है कि आप कहीं तो डिस्पेट करोगे और आप सबको नहीं बता सकते बिकॉज अभी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुई है। तो इन लोगों को मैंने बताया। उसके बाद मैं सेट पे गया, मुझे लाइन दी गई जो कि बड़ी पोटेंट लाइन थी। अविनाश तोमर, अविनाश सिंह, अपूर्व धर and this Vijay Narayan Verma, these were the writers, and Ashish Mishra, who had written the poetry, beautiful boy, and he's an actor himself. Love you, Ashish. And they had given me a very potent material to play with. So I mean, it already had the उसके अंदर बारूद ऑलरेडी भरा हुआ था, तो उतना पोटेंशियल सच में था। बांध में होता है ना पोटेंशियल, जिस दरवाज़ा खोलते हैं और पानी गिर जाता है, तो पोटेंशियल था लाइनों में। तो मैं गया और मैंने सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट की, लाइनों की जो ऑलरेडी उन्होंने लिखी थी। गुरमीत सिंह एंड आनंद अय्यर सर्स वर देयर ऑन द सेट। उनका तो कला का मयार बहुत बड़ा है, उन्होंने इतना काम किया है, तो मुझे क्या ही करना था। मतलब आप देखा जाए तो मुझे क्या करना है, तो मुझे तो उन्होंने बुलाया, खाना खिलाया, वैनिटी वैन में रखा, पैसे दिए और सेट पे गया तो उन्होंने बता दिया कि ये लाइन्स लिख दिया था उन्होंने कि आपको ये पेंसिल लेनी है, उनको मारना है। तो मैं आम जिंदगी में पेंसिल को उसी तरह इस्तेमाल करता हूँ जिस तरह आप करती हैं गरिमा। तो ये मुझे जो नया तरीका उन्होंने मुझे कलाबाजी दिखाई, मुझे लगा अरे ये तो कियानू रीव्स फ्रॉम जॉन विक। इट्स लाइक पीपल आर सेइंग जॉन विक, रहीम, देसी जॉन विक है ना, आई कॉल इट रहीम जे विक है ना। सो रहीम जे विक वाज बीन समन टू डू दिस। तो वो बड़ा गोरी लगता है मुझे किसी को माना। मुझे जैसे अपने रोलर कोस्टर राइड पे रहते हैं तो आपको पता है वो राइड हो रही होती है, लेकिन फिर भी आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो वैसे ही मुझे पता है वो सब फेक ब्लड है, लेकिन फिर भी मैं घबरा गया बिकॉज मुझे आदत नहीं है, खून खराब है। मैं डॉक्टरी तो मैं अपने 9 जन्म ले लूँ, नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता है ना, मैं देख नहीं सकता वो। तो मेरा इतना ही उसमें योगदान था कि मैं उससे उस वक्त डरा नहीं कि जो पल्लव डरता है खून से और इन सब चीज़ों से, मारने से, कोई भी चीज़ पेनिट्रेट कर बॉडी में जाने, पिन विन, तो मैं तो बहुत डरता हूँ चीज़ों से। मैं तो आई एम वेरी अंडरडॉग दैट वेज है ना। सो तो मेरा सिर्फ इतना योगदान था कि मैं उसको अपने हॉर्सेस को कंट्रोल में कर रख पाया, एंड रेस्ट द मटीरियल वॉज प्लेइंग थ्रू मी। फेवरेट सीन कौन सा है आपका? जेल वाला लास्ट सीक्वेंस वेयर ओनली माई आईज आर विजिबल विथ मिस्टर तेलंग, विथ रमाकांत पंडित एंड रहीम का सीन है, और बीच में एक छोटा सा स्लिट है और मेरी सिर्फ आंखें दिख रही हैं। मैं शेयर करूंगा अपने इंस्टाग्राम पे, विच इज़ पल्लव सिंह, PALLAVSINGGH। लोग मुझे ढूंढ नहीं पा रहे तो मैं एक बार बता देता हूँ, PALLAVSINGGH ललन टॉप के माध्यम से। सो उसमें मैं शेयर करूँगा BTS प्लीज़। सो उसमें मैं जो मेकअप है उसमें काफ़ी उन्होंने ब्रूज किया, मैं उनका मेकअप आर्टिस्ट का नाम भूल गया यार, मेरी खता है ये। तो उन्होंने बहुत सारा मेकअप किया था, लेकिन फिर सिनेमाटोग्राफर ने चूज़ किया कि सिर्फ आंख दिखानी है। मिस्टर संजय कपूर, he's also called Baba on the set. So Mr. Baba chose to only show the eyes, which was a very beautiful interpretation of the scene. तो मुझे लगा कि वो जो सीक्वेंस है, that's my favorite.
मुझे लगा कि यार वो देयर इज अ थिंग टू इट, यू कैन सी ओनली वन आई ऑफ माइन जिस पे वो पड़ रही है। आप देखेंगे उस सीन को तो मेरी आंख पे रोशनी पड़ रही है और मिस्टर तैलंग की आंख पे नहीं, उनके ज़बान पे पड़ रही है, इधर इस एरिया पे, ज़बान मतलब इस एरिया पे पड़ रही है, और वो मेरा फेवरेट सीन है। आई थिंक द लाइटिंग डिज़ाइनर, अगेन आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द लाइटिंग डिज़ाइनर, माई बैड, एंड सिनेमाटोग्राफर संजय कपूर composed it like that, and it's the most favorite scene of mine from Mirzapur 3 of mine. Otherwise तो फिर इतने अच्छे एक्टर्स सबने बहुत अच्छा काम किया of mine. सेट की कहते हैं ना कि हर दिन का कुछ हासिल होता है, हर जो भी प्रोजेक्ट आप करते हैं उसका कुछ हासिल होता है। मिर्ज़ापुर 3 से आपका क्या हासिल रहा? पंकज त्रिपाठी, अली फजल, राजेश तेलंग जैसे कलाकारों के साथ आपने काम किया, इतने सारे कलाकार थे, अंजुम शर्मा भी इसका हिस्सा थे, और महिलाएं इतनी सारी मतलब, रशिका दुग्गल हो गई, ईशा, हर्षिता, रसिका मैम, अरे शीबा चड्डा मैम, मतलब एपेक्स एक्ट्रेस, इतनी सारी। मेरी NSD की एक सीनियर हैं, आई एम फॉरगेटिंग हर नेम, शी इज़ प्लेइंग मदर ऑफ शरद शुक्ला, मैं नाम भूल रहा हूँ मैम, अगर आप देख रही हो ये तो मुझे माफ़ करिएगा। तो इतनी सारी महिलाएं थी, अभी बढ़िया। तो सबसे ज़्यादा आपको जो सीखने को मिला वो किससे सीखने को मिला, और आपने क्या सीखा उस सेट पे? हाँ, क्या पहले आपने हासिल शब्द का इस्तेमाल किया था। मैं एक्टिंग में कुछ हासिल करने के लिए नहीं आया, मैं फना होने के लिए, समझ। हाँ, मगर मैं ये भी फ़लसफ़ा बोल दूँ, मैं सच में फ़ना होने के लिए आया एक्टिंग में, हासिल करने के लिए नहीं आया। आई एम हेयर टू गिव माई सेल्फ अवे, नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम इट। मैं खुद को देने आया हूँ, लेने नहीं आया हूँ। जो मिल गया ठीक है, जो ना मिला वो ठीक है, लेकिन हासिल सीख मुझे ये हासिल हुई, डेफिनेटली लॉट्स ऑफ लेसन्स फ्रॉम मिस्टर राजेश तेलंग। लेकिन राजेश तेलंग साहब जो हैं उनसे तो मैं वैसे ही बहुत कुछ सीखता हूँ, तो मैं उसको शब्द में नहीं कह सकता, तो उनके लिए तो सिर्फ नमन। लेकिन गुरमीत सिंह जो मेरे निर्देशक थे, ठीक है ना हिंदी, हाँ। गुरमीत सिंह मेरे निर्देशक थे, और वो आए और मैं सेट पे जब पहली बार गया तो इतना, देखो मिर्ज़ापुर 3 इतना बड़ा फ्रेंचाइज़ है, एक्सेल एंटरटेनमेंट, रितेश सिद्धवानी एंड फरहान अख्तर सर का, एंड एवरीबडी एट एक्सेल एंड प्राइम वीडियो इंडिया का, तो वो आप इंटिमिडेटेड, मतलब डर महसूस होता है आपको बहुत जब आप ऐसे सेट पे जाते हो। तो गुरमीत सर सेट पे आए और मैं देख भी नहीं रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था कि क्या लगा हुआ है वो कवि सम्मेलन वाला सेटअप, और वो आए, उन्होंने मुझे पीछे से टैप किया और हग कर लिया। तो मेरा तो पूरा जो भी इनसिक्योरिटी थी, जो भी मेरे अंदर शंकाएं थी, जो भी मेरे और मेरे कला के बीच में उस समय की बाधाएं थी, मोमेंट्री, जो भी मेरे अंदर चीज़ें पनप रही थी, उमग रही थी, वो सब ख़त्म हो गई। और ये मैंने सीखा कि एक इतने बड़े मयार का एक कलाकार, निर्देशक गुरमीत सिंह आके आपको एक दोस्त की तरह मोहब्बत कर सकता है। तो गलती से भी जब तुम फेमस हो जाओ रहीम के बाद, तो इस प्यार के जो बाढ़ को सर पे मत चढ़ने देना। वो मैंने उसी दिन सीख लिया था कि जब उनका 17 साल का एक्सपीरियंस गुरमीत सिंह का अगर इस जेस्चर पे उनको ले आ सकता है, तो मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके सामने। तो मैंने ये सीख उस दिन सीखी थी, कितना भी लोग मोहब्बत करें, सर झुकाना और बाहें खोल देना, जितना बड़ा आसमान है। आपने ताज में भी काम किया। That's right. नसीर सर के साथ आपने काम किया। एक सीन किया था, मतलब मैं तो अपने डेथ बेड पे बोल दूंगा, मरते हुए बोल दूंगा कि यार नसीरुद्दीन शाह नाम के एक एक्टिंग के स्तंभ के साथ मैंने के ऊपर में धूल की तरह पड़ा हुआ था। तो एक सीन किया, लेकिन 1.5 घंटे उनके साथ मैंने ग्रीन रूम में बात की। वो मेरे लिए, मतलब मैं ऐसा कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे आगे मुझे ऐसा लग रहा है सपने की तरह चल रहा है। कैसी थी वो बातचीत? बहुत अच्छी। मुझे लगा था कि वो नसीरुद्दीन शाह सर जितने बूढ़े होते, बूढ़ा नहीं बोला, जितने ज़हीफ़ होते जा रहे हैं उतने, सॉरी सर, बूढ़ा मेरा कहने का मतलब नहीं, वेरी यंग एट हार्ट, ही वियर्स अ रेड कैप ऑन सेट। तो वो जितने ज़हीफ़ होते जा रहे हैं उतने वो सिनेमैटिक होते जा रहे हैं। तो उनके चेहरे पे जो लाइंस आ रही है मुझे बड़े सिनेमैटिक लग रही थी। तो मुझे लग रहा था, यकीन नहीं हो रहा था मुझे कि ये असली में हो रहा है मेरे सामने। और वो बोल रहे थे, वो मेरे साथ लैग के साथ पहुंच रहा था, बिकॉज़ आप ऐसे हो ना, आप ऐसे लग रहे हो कि आपने पेनेलोपे क्रूज़ को देख लिया है ना। तो आप किसी बहुत ही चार्म हो गए हो किसी को देख के। तो मैं सिर्फ देख रहा था और लैग में पहुंच रही थी लाइंस मेरे पास उनकी। तो बातचीत, वो कितने एक्टिंग को लेके पैशनेट हैं वो बता रहे थे, लेसन्स दे रहे थे कला में आगे तक अपनी दौड़ बनाए रखने की।
तो ऐसा था उनके साथ। तो मैंने एक और सीरीज़ में काम किया था, बिकॉज मैं ताज के बारे में बात करूँ, आई कैन नॉट, मैं भूल नहीं सकता अपने पहली सीरीज़ को, माई। साक्षी तंवर मैम, मैंने उनके साथ सिर्फ होटल की लॉबी में एक फ़ोटोग्राफ खिंचाई थी, और मेरे उनके साथ सीन्स नहीं थे। मैं इतना भाग्यशाली नहीं था उस वक्त, लेकिन मेरे सीन थे मिस्टर प्रशांत नारायणन सर के साथ, एन एक्टर ऑफ ग्रेट स्टैचर, बहुत बड़े मयार के अभिनेता हैं। उनके साथ मेरा सीन था। मैं एक डाउन सिंड्रोम पेशेंट प्ले कर रहा था। जिनको देखना हो एपिसोड 5 इन माई, अतुल मोंगिया सर ने डायरेक्ट किया था वो मेरा पहला काम था। फिर ताज, फिर ये। अब आगे क्या, आप मिर्ज़ापुर के अगले सीज़न में क्या आपका जो कैरेक्टर है उसको और ज़्यादा बढ़ा बनाया जाएगा, या किस तरीके से इस कैरेक्टर को क्या आगे ले जाया जाएगा, क्या है इसका फ्यूचर? ये मिर्ज़ापुर 3 एक्सेल एंटरटेनमेंट की बहुत बड़ी फ्लैगशिप सीरीज़ है, और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी सर इसके प्रोड्यूसर्स हैं। वो बहुत बिजी जनाब हैं दोनों। उनके पास इतना समय नहीं है कि मेरे जैसे अदना कलाकार को फ़ोन करें और बोले कि देखो बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। उनके पास बहुत काम है, मतलब बना रहे हैं बहुत काम। तो देखते हैं, वो जब भी मेरे पास उनके ऑफिस से फ़ोन आएगा कि डेफिनेटली वो कुछ सोच रहे होंगे अबाउट रहीम, मुझे नहीं पता, लेकिन सीज़न 4 के बारे में, और जो भी वो सोच रहे होंगे मैं चाहूँगा कि मैं उससे आश्चर्यचकित ही हूँ कि फ़ोन आए और बोलें कि आ जाओ कुछ करते हैं, या फ़ोन आए और बोलें कि थैंक यू यहाँ तक साथ था। तो मैं तो दोनों ही केस में ऋणी रहूँगा उनका। अच्छा, जो भदोही कवि सम्मेलन हुआ उसको लेकर के जो मंची कवि हैं वो लोग थोड़े नाराज़ हैं। उनका ये कहना है कि आपने कवियों के स्तर को कम दिखाया है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत छोटा एक्टर हूँ, तो शायद वो मेरे एक्टिंग से इम्प्रेस नहीं हुए होंगे, है ना, तो इसलिए कह रहे होंगे। बिकॉज उनको, कवियों को ऐसा लग रहा होगा, जो रिस्पेक्टेड कविगण हैं, उनको लग रहा होगा कि यार ये एक्टर अच्छा नहीं है। बाकी तो मुझे नहीं लगता अगर कोई और ऐसी चैटर चल रही है, अगर चल रही है एक आध दो जगह कहीं पे, तो हमारे तो ये हम फिक्शन बनाते हैं ना, कहानी सुनाते हैं हम लोग, तो कहानीकार हैं। वो मैंने कल भी एक एग्जांपल लिया था कि बचपन में मैं कोटा में एक टॉर्च बना के ऐसे करता था तो पीछे ड्रैगन बनता था या कुत्ता बनता था। तो कुत्ता असली नहीं होता था या ड्रैगन असली नहीं होता था। तो इट्स अ शैडो प्ले, एक छाया चित्र है जो हम बना रहे हैं, जो कि सब फिक्शन है, कहानी है। तो कहानी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कहानी से लोगों को इम्प्रेस कर दे, खुश कर दे। और 100 में से 95 लोग खुशी हुए हैं। 5 लोग जो अगर इससे उनको आपत्ति है तो उसको हम एज अ फीडबैक लेते हैं और हम आगे बढ़ते हैं उसको लेके। बिकॉज वो डेटॉल भी तो एक छोड़ देता है ना, आई एम सॉरी मैं प्लग इन करना ही नहीं चाहता, पेटॉल भी तो एक छोड़ देता है ना, पैसा नहीं मिला उनसे, पेटॉल भी तो एक जर्म छोड़ देता है। तो ठीक है, चलता है, इट्स ऑल कोलैटरल डैमेज। जो आपका शायरी पढ़ने का तरीका था वो किससे सीखा आपने? क्या किसी को स्टडी किया या ऐसे ही बस अपना एक? नहीं, आई थिंक किसी एक से तो स्टडी नहीं किया। वो मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं आपकी इतनी साफ तलफ़ुज़ और इतना काम डिमीनर है, तो मैं इतना रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि आप इतने रिलैक्स हो। तो मैं आई एम लर्निंग फ्रॉम मोहन देयर, आई एम लर्निंग फ्रॉम एवरीबडी। तो कई चीज़ें आप सीखते हो, कई और फिर उसके अंदर आपके अंदर समावेश हो जाता है उन चीज़ों का, और फिर एक जब आप अपने अंदर तलाशते हो तो एक कोई चीज़ निकल के आती है जो बहुत चीज़ों का मिश्रित रूप होती है। तो डेफिनेटली मैंने बहुत सुना, बहुत बड़े बड़े कवियों को, जावेद अख्तर सर को, गुलजार साहब को, बहुत सा इन लोगों से ना। इन लोगों की तरह तो मैं मतलब इस ज़िंदगी में पढ़ पाऊँ तो मेरी ज़िंदगी काबिल तारीफ़ है। लेकिन बहुत सारे लोगों को सुना और जो भी उसका मेरे अंदर रह गया अवशेष, उन सब का एक मिश्रित रूप निकल के बाहर आया। इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा रूप रहता है। किसी एक को अगर मैं परफॉर्म कर दूंगा उठा के तो वो मिमिक्री हो जाएगी, फिर मेरा इंटरप्रिटेशन कहाँ गया उसमें। यस, तो मतलब मैं बहुत देर से ये ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप ना बहुत हम्बल हैं। आप चाहे किसी के भी बारे में बात कर रहे हैं, आप कहीं ये नहीं चाह रहे हैं कि आप ऐसे दिखें कि आप मैं करके बात कर रहे हैं। आप बहुत हम्बल साउंड कर रहे हैं, बहुत हम्बल दिख रहे हैं, बहुत हम्बल बातें कर रहे हैं। तो ये जो जुड़ाव है ज़मीन से, ये कैसे आता है? मतलब अब जब आप इतना ज़्यादा लोगों के बीच वायरल हो रहे हैं, ऐसे में खुद को ज़मीन पर रखना, ये कैसे आता है? बिल्कुल ज़मीन पे नहीं हूँ मैं, बहुत बिल्कुल पॉम्पस हूँ मैं, बहुत ही एरोगेंट हूँ। बोल दूँ एक एरोगेंट चीज़। पिछले एक हफ्ते में 2 ही चीज़ वायरल हुई हैं। स्पेन का लमीन यमाल प्लेयर जो 16 साल का, और
इंडिया का पल्लव सिंह, है ना. सो दैट इज दैट प्लेयर, अ प्रोडिजी इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल, एक फुटबॉल के दुनिया में उभरता सितारा और यहाँ पे सिनेमा के दुनिया में उभरता सितारा हो गया. सारे एरोगेंस और इसका एक बैलेंस बन गया ना. ठीक है, बैलेंस होना चाहिए यार, एक साइड थोड़ी ना झुक जानी चाहिए. हैविंग सेड दैट, सब कहा सुना के बावजूद माँ और बाप से ये चीज़ आती है. पूर्वांचल से हैं दोनों, गाज़ीपुर. खेती करते थे दादाजी, फिर एक किसी कारखाने में काम करते थे. नाना जी भी कुछ बीज का काम करते थे, फिर थोड़ी बहुत ठेकेदारी करते थे. तो हमारे पास इतना कहाँ संसाधन होते हैं, हम नून मिर्ची और लिट्टी खा लें और रोटी खा लें, उतना ही बहुत होता था. मेरे साथ नहीं, मेरे जो नाना जी दादाजी के परिवार के साथ, मेरे साथ तो फिर भी मेरे पास रोटी सब्ज़ी सब थी खाने के लिए. तो वो वैल्यूज़ तो आपको पास ऑन करते हैं ना पेरेंट्स, कि यार कुछ भी हो जाए सर झुकाए रखना, भूख रखना अंदर, थोड़ी भूख रखना, और हमेशा प्यार के लिए बाहें खोल के रखना. तो ये मेरे ख्याल से मेरी माँ, मम्मी, उनके बारे में ज़्यादा मैं बात नहीं करता बिकॉज मैं इमोशनल हो जाता हूँ. आई लुक लाइक हर, पीपल से, एंड मैं उनकी तरह दिखता हूँ. और तो इन लोगों से, और मेरा भाई, ये लोग और दोस्त, वो आपको ठोक पीट के बराबर कर देते हैं. मेरा दोस्त है साहिब, वो मुझे, आप ठोक पीट के आपको ना लेवल में रखते हैं लोग. थोड़ा भी आपका कहीं इधर उधर जा रहा था ना, वो इधर से एक रंदा चलाते हैं, कोई इधर से एक हथौड़ा मारते हैं, इधर से एक आरी चलती है, आप बराबर हो जाते हो. हैविंग सेड दैट, एरोगेंस भी है, लेकिन उसको चेक में रखना पड़ता है. एरोगेंस नहीं बोलूँगा मैं, मतलब कि सेल्फ बिलीफ. स्पोर्ट्स में ना हो ना, मैंने बहुत स्पोर्ट्स खेला है, तो वो कह रहे थे ना, अरे मैं जाऊँगा और खेल जाऊँगा, जीत जाऊँगा. मैं उसी एटीट्यूड से जाता हूँ अभी भी. अभी आपके सामने मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन आई जस्ट गो विथ इट, मैं उसी एटीट्यूड से अपने काम की तरफ. माँ का क्या रिएक्शन था ये मिर्ज़ापुर 3 देख के आपके किरदार पे? हाँ, इमोशनल स्टफ है ना. तो माँ का रिएक्शन था, मैं माँ से मिला नहीं हूँ, तो मैं अगर आँखें भर आए मेरी तो मुझे माफ़ करिएगा. मिला नहीं, मुझे मिलना है उनसे. समय नहीं मिल रहा, लेकिन चुरा लूँगा. लेकिन उनका रिएक्शन ऐसा रहा है कि वो दिन में कई बार फ़ोन कर रही है, हाँ बाबू, और पल पल बोलती हैं. तो ऐसा, तो उनका फर्स्ट ही टोन रहता है, हाँ बाबू. तो वो किसी कुछ बता रही होंगी, किसी का फ़ोन आया होगा, और वो मुझे बताती है उत्ते फिक्र से. तो ये रिएक्शन है माँ का. एंड पापा मैं हमेशा कहता हूँ कि बाप दोस्त बन जाता है, माँ माँ रहती है ना. तो बाप तो दोस्त बन गया. उन्होंने क्या बोला? वही, वो उनके टोन में भी तो एक्साइटमेंट तो रहता ही है. लेकिन पिताजी होते हैं ना, वो मेरे दोस्त देवेंद्र लिखते हैं कि पिताजी वो कील है जिस पे परिवार की तस्वीर टंगी होती है, तो कील हिल नहीं सकती. तो वो थोड़ा कंपोज तरीके से और प्यार से ही, बहुत शाय है, बहुत ही चार्मिंग आदमी है वो कभी कैमरे में मेरे साथ आएंगे तो. हिज नेम इज़ उपेंद्र सिंह. सो उन्होंने अपने चार्मिंग तरीके से, थोड़े स्माइल के साथ, ये फ़ोन आया था, ये हुआ था आज, ये जनाब ये बात कर रहे थे. तो फ़ोन पे जब भी मेरी बात हो जाती है तो ये कह देते हैं. हालांकि वो चाह रहे हैं कि मैं जाके मिलूं, लेकिन अभी एक अलग बाढ़ पे सवार है, जो कि अगले 105 साल तक तो नहीं ख़त्म होगी. उसके बीच में जब भी समय मिलेगा मैं माँ बाप से मिलाऊंगा. अच्छा, कभी किसी ने माँ को ये कहा कि अरे बेटा गाली दे रहा है तुम्हारा? यार वो ना बड़ा अनसेड चीज़, ये वो चीज़ है कि मैंने नहीं देखा, मैंने देखा ही नहीं, है ना. तो वो उस टाइप का माँ बाप के साथ वो होता है ना. मैं थोड़ी बात करूँगा उनसे सहायक क्रियाओं पे, उनसे मैं नहीं माँ ने कहा हो कि अरे आंटी का फ़ोन आया था, वो कह रही थी बेटा गाली. कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी नहीं. वो बोलते कि अच्छा काम किया, अरे वाह, बहुत अच्छा काम किया. वो बोल रही थी कि कितना अच्छा करता है, कितना अच्छा बोलता है. क्या बोलता है पे नहीं बात होती. तो उतनी तो एक मर्यादा होती है ना माँ की. वो माँ जैसी माँ है, तो वो मर्यादा जारी रहती है. अब फ्यूचर में कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या क्या करना चाहते हैं, क्या लाइनअप है आगे आने वाले समय का? इसमें 3 अलग सवाल हैं. क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? मेरे बिना तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. मेरे साथ एक फिल्म आ रही है, 2 फिल्म आ रही है. एक सिद्धार्थ रॉय कपूर सर की प्रोडक्शन की, मैंने छोटा सा पार्ट प्ले किया उसमें. जब मैं आया था तब मैंने एक पार्ट वो फिल्म किया था. उसके बारे में जब भी अनाउंसमेंट होता है मैं बात कर सकता हूँ और ज़्यादा. वो फिल्म आ जाएगी. इट इज़ वन ऑफ माई पहला शूट जो मैंने किया था, वन ऑफ द फर्स्ट है. तो बस लेट रही है. प्राइम वीडियो पे एक फ़िल्म आएगी
वो भी एक बहुत ही प्रेस्टीजियस, बहुत ही नाम प्रेस्टीजियस को क्या बोलेंगे हिंदी में, मुझे नामचीन फेस्टिवल में जा रही है। उसका अनाउंसमेंट अभी हो गया है। जब भी मेरे पास वो अथॉरिटी दी जाएगी कि मैं उसके बारे में बात कर सकूँ, मैं उसके बारे में बात करूँगा। और कुछ नहीं। और whoever is making a good film series, I'm open. I can't say my number, but please reach out to me. I'm free. I'm not acting in anything else. हाँ, ये है अभी। और तो अब क्या सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं? क्योंकि अभी तक हम आपने खुद भी बोला और हमने भी जब सुबह सर्च किया और ऐसे, तो हमें आपका प्रोफाइल ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। इंस्टाग्राम में PALLAVSINGH। पिचन का मौका नहीं छोड़ना चाहिए कभी। तो अब क्या सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं कि अब, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू भी पहुँचे हैं, उन्हें मिले हैं भी। हाँ, तो ही तो नहीं होता, भी तो ऑफ कोर्स नहीं हो मगर मैं भी पे भी ध्यान दूंगा। अगर भी मिले हैं तो मैं भी करूँगा, भी भा भो सब भू सब करूँगा। जो पॉसिबल है, पैर ज़मीन पे रखते हुए या ना रखते हुए, उड़ते हुए, जो भी पॉसिबल है इस इंसानी शरीर के ज़रिए या उसके बाहर भी जाके मैं सब करूँगा जो पॉसिबल है। कैसे रोल करना चाहते हैं आप? यार ये तो बड़ा वो हो गया, मगर अभी मैं सही बताऊँ तो मुझे मोहब्बत वाले रोल बहुत पसंद है, मुझे एक्शन बहुत पसंद है। सो लव, एक्शन, कॉमेडी। बादशाह इज़ माई फेवरेट फिल्म, अब्बास मस्तान सर की। आई लव बादशाह, आई लव ट्रिपिंग ऑन द बनाना केले के छिलके पे फिसलने वाली कॉमेडी, सेटअप कॉमेडी, लव स्टोरीज़, ब्यूटीफुल लव स्टोरीज़। मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंचना, मोहब्बत का एक, आपको मोहब्बत की जा रही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, भगवान तक पहुंचने का एक रास्ता है लोगों के दिलों तक पहुंचना। तो ये अगर मैं पहुंच पा रहा हूँ अभी, तो मैं भगवान तक पहुंच पा रहा हूँ, तो वो मोहब्बत के ज़रिए ही होगा। और मैं मोहब्बत की फिल्में करूँगा तो ही होगा, उसकी छाप छोड़ जाऊँगा। और एक्शन मुझे बहुत पसंद है, बचपन से मैंने बहुत देखा है। किल देखी आपने? किल नहीं देखी। आई थिंक राघव एंड लक्ष्य इज़ एक्टिंग इन दैट, एंड करण जौहर सर, उनके साथ ज़रूर काम करना चाहूँगा। इम्तियाज़ अली सर, आदित्य चोपड़ा सर, ऑल दी, अभिषेक चौबे सर, अनुराग कश्यप। मतलब लिस्ट में तो नाम लूँगा तो लोग बुरा मान जाएंगे कि अच्छा हमारे साथ नहीं करना चाहते बाड़े। सबके साथ मतलब मैं अंडरडॉग हूँ और सब मेरे से बड़े हैं, जो मेरे पे नाजिल हो जाए सबके लिए हाथ खुले हैं टाइप्स। और किसी से मिलना, बात करना हुआ इस बीच? जितने भी नाम आपने लिए उनमें किसी से नहीं, सबके साथ मिलना बाकी है। तो जितना पॉसिबल हो आपसे मिलना हुआ। मैं बहुत खुश हुआ। मैं नैनीताल आऊँगा आपके घर 100%। मैं ज़रूर कमिंग टू नैनीताल। मैं अब मुझे पता तो चले कि ये चाम और खूबसूरती आती किस देश से है। तो नैनीताल आपसे मिलना हुआ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ऐसे क्रिएटर से और किसी से मिलना नहीं हुआ। बहुत बाढ़ आ रही है प्यार की, तो उस बाढ़ को उतना ही रेसिप्रोकेट करने की कोशिश हो रही है। मी, आर टीम, हम सबके जो मैसेजेस आ रहे हैं, पर्सनली फैंस नहीं है वो लोग हैं, एक इंसान है, तो उनको एक को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश जारी है। और बस ये वही, जब मैं कहता हूँ कि 105 साल तक जब चलता रहेगा तो हमारा ये काम भी चलता रहेगा और इन लोगों से मिलना भी चलता रहेगा, जो ये बड़े अंडरडॉग के ऊपर जो भी ये बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं। तो सबसे मिलना बाकी है। बॉम्बे जाएंगे तो अब मुलाकातें शुरू होंगी। अच्छा, हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करें उससे पहले मैं बस आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपने NSD से पढ़ाई की और NSD में तो दिग्गज लोग आते हैं पढ़ाने सिखाने के लिए, तो कौन कौन से ऐसे दिग्गज अभिनेताओं से, कलाकारों से आपकी मुलाकात हुई और किसकी दी हुई सीख उस पढ़ाई के दौरान, उस टेन्योर में आपको याद है और अपने साथ लेके गांठ बांध के चलते हैं? आप ना फंसाते हो मुझे ऐसे सवाल से। ये सारे गुरुवर हैं, एक का भी नाम छूट जाएगा तो मुझे माफ़ी। स्टार्टिंग विद डॉक्टर अनुराधा कपूर, प्रसन्ना जी, खालिद त्याब जी सर, मैं सर और मैम नहीं लगा रहा, माफ़ करिएगा, बिकॉज राजेश तेलंग सर, मनोज बाजपेयी सर, इरफान सर से एक मुलाकात। इरफान सर से मुलाकात कैसी रही? ऐसा लगा कि ये तो मतलब वो गुरुद्वारे में वो किताब रखी रहती है, मैं किताब कह रहा हूँ, उनका ग्रंथ रखे रहते हैं, माफ़ी, ग्रंथ रखे, तो आपका वो एक डिस्टेंस रहता है ना, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस उसे, तो वैसे वो रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस था और हर चीज़ जो बोल रहे थे वो एक सीख और एक
प्रेयर की तरह आ रही थी। तो वो तो डिवाइन, वो बहुत लंबे थे, बहुत लंबे थे, मुझे नहीं पता था इतने लंबे वो। तो ऐसे देख रहा हूँ तो मैं भी बहुत लंबा हूँ, है ना। तो और किससे मुलाकात हुई? इन लोगों से हुई थी, नसीर सर से इसके बाहर मुलाकात, और बहुत लोग मैं शायद अतुल कुमार, डॉक्टर भवानंद बरबायन, चंद्रदासन सर, ऐसे बहुत लोग, आप कई लोगों को आप नहीं जानती होंगी। हाँ। लेकिन ये जो नाम मैंने जो सिनेमा से जुड़े हुए और कुछ लोगों के पहले कहे हुए नाम लिए, तो ये लोग के साथ बातचीत, गोविंद नामदेव सर, तो इन लोगों सबसे सीखा, इन लोगों की सबकी सीख, किसी एक की सीख ऐसे नहीं, वो मिल जाती है, गड्ढमड हो जाती है आपके अंदर। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सिर्फ डाल लेते हो, जुगाली बाद में करते हो। तो जुगाली जब किया तो फिर वो अंदर 10:45 पे जो घास खाई थी और 11 बजे को जो घास खाई थी अलग अलग थोड़ी आती है। तो जुगाली में तो वो एक साथ ही आती है। तो जुगाली करते करते वो सब चीज़ का एक गड्ढमड रूप बन जाता है। और फिर आप लकी हो, अगर कला के भगवान अगर आप पे मेहरबान है तो आपको एक मौका दे देते हैं और आपके अंदर वो शक्ति दे देते हैं कि आप वो सीखा हुआ संप्रेषित भी कर पाओ। तो सिर्फ सीखना नहीं, उसको बयां करना भी उतना ही ज़रूरी है। एक्टिंग इज़ टू डू, करना। तो वो कला के भगवान मेहरबान होने चाहिए सबसे। तो आई एम जस्ट लकी दैट आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ गरिमा। We are lucky that we are having this conversation। और हमें बहुत मज़ा आया पल्लव ये बातचीत करके, क्योंकि जिस तरह का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है आपके किरदार को, जिस तरीके की मीम्स की बाढ़ आई हुई है, आपके वीडियोस की वो क्लिपिंग्स वायरल हो रही हैं, कैसे वो शूट हुआ, क्या आपका उसके पीछे एक्सपीरियंस था, वो जानना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। इसके अलावा हम सच में उम्मीद करते हैं और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले समय में आपको उन अलग अलग किरदारों में हमें देखने का मौका मिला जो आप करना चाहते हैं। अलग अलग स्वरूप, आपके अलग अलग किरदार हम देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए हमारे साथ जुड़ने। बहुत शुक्रिया रहीम का, मैं ललन टॉप के सभी व्यूअर्स को, आप लोग जो भी मुझे प्यार दे रहे हैं, रहीम को, पल्लव सिंह को, वापस प्लग इन नहीं करता मैं, पल्लव सिंह को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रहीम के अंदाज में कहिए एक बार, थोड़ा तो पल्लव भी दिखा देना मुझे। थोड़ा तो देख भी ले लोग, मेरे से भी तारुफ हो जाए व्यूअर्स का, प्रशंसकों का। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो भी मीम्स रील्स बना रहे हैं, आप लोग इतना समय दे रहे हैं, अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। मैंने तो कर दिया और आप उसको अलग अलग लेंस से, निगाहों से देख रहे हैं, समय दे के बना रहे हैं, तो आपका शत नमन। और मैं मतलब खून का आखिरी कतरा भी खर्च करके मैं इसका ऋण नहीं चुका पाऊंगा। और मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं सच में, मेरी टीम जानती है, हम सच में हमारा सर झुका हुआ है और हमारे पास बहुत भूख है इस प्यार के लिए। तो सब आने दीजिए। थैंक यू ललन टॉप। एंड आई वाज लकी कि जिस चीज़ के साथ मेरी जर्नी अलग कैपेसिटी में शुरू हुई थी, वो आज यहाँ तक भी पहुँची और आगे बहुत आगे तक जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पसंदीदा शायरी आपकी कौन सी है रहीम के किरदार की, वो भी आप लिख के बता सकते हैं। और बाकी मिर्ज़ापुर 3 कैसा लगा वो भी बता दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।